सवेरे से पढ़ने को मिल रहा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में विधेयक ला दिया है। राज्यसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। अब केवल लोकसभा में पारित होना बाकी है और लोकसभा में पारित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई रुकावट आने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। तो क्या इससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? क्योंकि मूल रूप से प्रतिनिधित्व मिलने की बात है, रिप्रेजेंटेशन मिलने की बात है। अगर हम लोग भारतीय समाज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है भारतीय समाज व्यवस्था में जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसमें महिलाओं को और समस्त महिलाओं को शूद्र घोषित किया गया है। इस दृष्टि से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, मगर इस 33% में क्योंकि ये रिजर्वेशन तो सारी महिलाओं के लिए लागू हो गया है, अगर ये सारी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया तो इस हिसाब से इसमें ब्राह्मण जाति की महिलाओं को भी रिजर्वेशन लागू हो गया, जो भारत के संविधान के अनुसार इस बात को मान्यता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को रिजर्वेशन तो है नहीं, क्षत्रियों को रिजर्वेशन नहीं है, वैश्यों को रिजर्वेशन नहीं है। तो इन महिलाओं को भी, इनके वर्ण की महिलाओं को भी ये रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन समस्त महिलाओं के लिए लागू हो गया। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 22.5% 131 मेंबर पार्लियामेंट रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है, और जॉइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था, और वो ये मांग करते थे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए। मगर अनियंत्रित बहुमत के आधार पर गांधी और कांग्रेस के लोगों ने और ब्राह्मणों ने इसे नहीं माना और इसे लागू किया, इसे 10 साल के लिए लागू किया। मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की तरफ से हर 10 साल बाद एक्सटेंशन करने की मांग ना करने के बावजूद भी इसे हर 10 साल बाद एक्सटेंशन किया जाता है, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने की मांग की जाती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कानून बनाकर लागू किया जाए और जो अधिकारी इसे लागू नहीं करते हैं उनको दंड किया जाए। ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ।
और ये अमल करने का काम उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है जो इसके विरोधी है। इस वजह से इसका फायदा उन लोगों को नहीं होता है। इसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, और बहुतांश SC ST लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर इसको रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते थे। शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को ही वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के वोटों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही वो रियल रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। मगर ये काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, खास तौर पर ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, और इन पार्टियों में क्षत्रिय और वैश्यों के लोगों को भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इनकी पार्टियां तो है नहीं, ये तो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। और 3.5% ब्राह्मणों का ही आज पार्लियामेंट पर कब्जा है। वही लोग अपने सुविधा के अनुसार किसको रिजर्वेशन देना चाहिए, किसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और वो रिजर्वेशन कौन से तरीके का हो वो भी निर्धारित करते हैं उसका तरीका। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट है और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसका मतलब है कि जो ब्राह्मणों की पार्टियां है वो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट करते थे। तो ये ब्राह्मणों के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को बाबा साहब आम्बेडकर रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते थे। यही वजह है पार्लियामेंट में SC ST के मेंबर पार्लियामेंट उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरोध में कोई मुखर आवाज उठाते नहीं है। इसी तरह से अब महिलाओं को, समस्त महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया। जब रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का या रिजर्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट जो है वे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के विरोध में जिन लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला उनको प्रतिनिधित्व देने की बात है। मगर जब समस्त महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया तो इसका मतलब है इसमें ब्राह्मणों की महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन के नाम पर शामिल किया जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, तो वो लोग उन्हीं लोगों की महिलाओं को नॉमिनेट करने का काम करेंगे और प्रचार में कहेंगे कि महिलाओं को हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। मगर इससे ब्राह्मणों की महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा और उनके संख्या से ज्यादा मिल जाएगा। 3.5% ब्राह्मणों को अगर मान लो 10%, 20% अगर वो देना चाहे 33 में, तो 20% तक ब्राह्मण महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, जबकि उनकी संख्या 3.5% है। तो ये 2024 को चुनाव में ध्यान में रखते हुए किया हुआ मामला है, क्योंकि ये 2029 में लागू होगा और लागू होने के बाद भी उन लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री है, मगर यह फैसला तो नरेंद्र मोदी का किया हुआ फैसला नहीं है। पूना में RSS के लोगों ने मीटिंग की, उसमें उन्होंने निर्णय लिया और वो निर्णय नरेंद्र मोदी को कम्युनिकेट किया और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस पर ठप्पा लगाकर लागू करवा दिया। बल्कि विशेष तौर पर यह अधिवेशन बुलाया इसीलिए गया था, वो अधिवेशन के पहले RSS की मीटिंग पूना में हुई और उसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें यह पास किया गया और उस पर नरेंद्र मोदी ने अमल करने का काम किया। तो ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। ब्राह्मणों के द्वारा SC ST के लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, उसका उनको आज तक फायदा नहीं हुआ। जबकि कोई भी सरकार सेंटर में SC ST
के रिप्रेजेंटेटिव के समर्थन के बगैर सेंट्रल में बहुमत किसी की नहीं बनती है, मगर चूंकि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है इसलिए उनका कोई सह नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है। उसी तरह से समस्त महिलाओं को, महिला के नाम पर समस्त महिलाओं को, महिलाओं का नाम लिया जा रहा है मगर समस्त महिलाओं को, जिसमें ब्राह्मणों की महिलाएं भी है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और प्रचार किया जाएगा कि हमने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। एक प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं ये एक साजिश है, षड्यंत्र है। उसके बारे में तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं। यदि नरेंद्र मोदी महिलाओं के इस आरक्षण में 52% महिलाओं को 52% ओबीसी की महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देते, जैसे एससी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसी तरह का ओबीसी की महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देते, 52% देते, तो इससे लगभग 100 के लगभग महिलाएं ओबीसी की महिलाएं 100 के लगभग, क्योंकि इसमें लगभग 181 मेंबर पार्लियामेंट महिलाओं की होगी, तो उसमें लगभग अगर 52% महिलाओं को 52% दिया जाता है तो ये राउंड अबाउट 100% 100 के लगभग महिलाएं जो है वो बैकवर्ड क्लास की होगी और 33% की महिलाएं एससी एसटी के कोटे से अलग से होगी। 131 में अगर वहां 33% लागू किया जाता है तो ये लगभग 40 के लगभग 40-45 के लगभग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में लागू होगा और ये 100 के लगभग होगा। तो एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं 125 से लेकर 140 तक के संख्या में महिलाएं हो सकती है। तो इससे पार्लियामेंट का जो स्वरूप है, नेचर है, इसमें कुछ हद तक बदला जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एससी एसटी को जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यह नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन रद्द किया जाए और जैसे बाबा साहब आंबेडकर ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, उस सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत एससी एसटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये एक हमारी बात है, हम इस बात की मांग कर रहे हैं और इसके लिए आने वाले समय में आंदोलन भी करेंगे। इसके अलावा ओबीसी के महिलाओं को 52% रिजर्वेशन होना चाहिए, उसका कोटा अलग होना चाहिए। टोटल 181 में 52% ओबीसी की महिलाएं होनी चाहिए। अगर सरकार ने ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण निर्धारित नहीं किया तो इस मुद्दे पर सारे देश भर में हम आंदोलन भी करेंगे और इस मुद्दे पर आवश्यकता हुई तो भारत बंद भी करेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए हम आने वाले समय में ये आंदोलन और ये संघर्ष करने वाले हैं, ये हम छोड़ने वाले नहीं है। ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का हम लोग विरोध करते हैं और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का विरोध करना बहुत ज्यादा जायज है, क्योंकि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन अगर मान लो ब्राह्मण नॉमिनेट करते हैं तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ेगी, यानी ब्राह्मणों के पार्टी का कंट्रोल बढ़ेगा और इससे जो महिलाएं हैं उसका क्या फायदा होगा? उनको तो बोलने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ब्राह्मणों के पार्टी के तरफ से अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनको पार्लियामेंट में तो बोलने भी नहीं दिया जाएगा। पार्टी की अनुमति होगी तो ही बोलेंगे। तो ये ना बोलने वाली महिलाओं को वहां केवल गिनती की संख्या करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।
रिप्रेजेंटेशन जो संविधान का शब्द प्रयोग है, रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? महिलाओं की आवाज जो है वो पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए। महिलाओं की आवाज गूंजेगी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला की आवाज गूंजेगी। कहां से गूंजेगी? जब SC ST के लोगों की आवाज नहीं गूंजी तो महिलाओं की आवाज ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कहां से गूंजेगी? तो ये तो बहुत संख्य लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है और ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट, बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की प्रणाली है, ये ब्राह्मणों को, SC ST OBC के लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार बहाल करती है। ये तो उनका अधिकार हो गया, ये तो ब्राह्मणों का अधिकार हो गया, ये ब्राह्मणों की पार्टी का अधिकार हो गया। इससे उनका अधिकार नहीं बढ़ेगा। इसके बारे में दूसरे लोगों को जानकारी नहीं है। जो बाबा साहब आंबेडकर का आंदोलन जानते हैं या बाबा साहब आंबेडकर की वैचारिक भूमिका मानते हैं, उन लोगों को पता है। ये केवल 2024 का चुनाव ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी 2023 में साल भर यही काम कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए क्या 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 किया जा सकता है। तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर ये सारी तमाम बातें करने से एक बात और लोगों के मन में आ रही है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा चुनाव जीतने नहीं जा रही है, वो चुनाव जीतने के लिए ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बात करने के बावजूद भी 2024 का चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी जीत लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं लग रही है। उनके सारे व्यवहार से लग नहीं रहा ऐसा कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि ऑल अपोजिशन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जब ऑल अपोजिशन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण दल बीजेपी के जो गठबंधन में थे, वो प्रमुख दल गठबंधन में थे, वो बाहर हो गए। वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना नहीं चाहते। जैसे नवीन पटनायक का दल है, वो मिलकर चुनाव लड़ना नहीं चाहता। जगन मोहन रेड्डी का दल है आंध्र प्रदेश में, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे और कम से कम 10-12 दल है जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बीजेपी गठबंधन में 38 दल है, उसमें 25 दल ऐसे हैं जिसमें एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। और बहुत सारे पार्टियों ने चुनाव तक नहीं लड़ा आज तक, केवल आम मतदाताओं को शो करने के लिए कि हमारे गठबंधन में 38 दल है, ये दिखाने के लिए। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें भी कोई ऐसे दल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो महिलाओं के नाम पर रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है, ये केवल जुमला ही लगता है नरेंद्र मोदी का और भाजपा का, RSS का। ये जुमला ही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 2029 के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं है। जनगणना का RSS और भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, जनगणना करना नहीं चाहते। चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, मगर OBC की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा हथकंडा हो सकता था, मगर ये नहीं कर रहे, क्योंकि उससे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर पर ब्राह्मणों का कंट्रोल कम हो सकता है, इसलिए वो नहीं कर रहे। OBC की जाति आधारित गिनती करने का एक मुद्दा है और उस मुद्दे के ऊपर भी हम आने वाले समय में भारत बंद करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे दिसंबर तक, इसको छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, दिसंबर तक हम लोग EVM के ऊपर भी भारत बंद करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आने वाले समय में चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो चीजें की जा रही है, उससे ऐसा हमें नहीं लगता कि RSS और भाजपा के लोग केवल इस हथकंडे की वजह से चुनाव जीत जाएंगे। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।